Okay, so very good evening to all. Chapter 14 oscillations. ये बहुत ही काम का चैप्टर माना जाता है 11th स्टैंडर्ड के लिए एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के लिए। वैसे 11th में अगर ऑसिलेशन समझोगे तो वेव्स अपने आप समझ में आ जाएगा, और इसलिए अभी हमने कहा था वेव्स वाला चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे ऑसिलेशंस को समझेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो वेव्स है वो भी समझ में आ सकता है। एक तरीके से ऑसिलेशन समझो तो वेव समझ में आएगा, वेव समझ लो तो ऑसिलेशन समझ में आ जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन हैविंग एन आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय टू डू ऑसिलेट्स? सर वो पेंडुलम में ऑसिलेशंस होते हैं सर। पेंडुलम में ऑसिलेशंस होते हैं ऐसा हम कुछ कहते हैं, या तो ऐसा भी एक आइडिया यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक बस चलता ही रहता है सिलसिला, लाइक समथिंग सेम डिस्टेंस कवर करता है वो। यस एग्जैक्टली डिस्टेंस होता है। हाँ, यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल पे होना भी जरूरी है। अगर मान लो आपने एक सिंपल सा स्प्रिंग इमेजिन कर लिया लाइक दिस, और यहाँ पे उसके नीचे मैंने एक मास सस्पेंडेड कर दिया, इसको मैं पुल करके छोड़ दूं, if I just pull it down the directions and if I release it, then what you observe? ऐसा ऑब्जर्व होने मिलेगा, अप डाउन अप डाउन। यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मेन पोजीशन के आजू बाजू अप डाउन करता रहेगा। अब यही चीज आप पेंडुलम में देखते तो आप लेफ्ट राइट ऐसा कहते हैं। अगर यही स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल वे में रखता तो भी हम ऐसा कहते हैं लेफ्ट राइट चलता रहता। तो यहाँ पे ये रेगुलर इंटरवल पे मेन पोजीशंस के आजू बाजू ऊपर नीचे, दैट्स इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, या तो अप एंड डाउन टाइप का मोशन हो अबाउट एनी मेन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑसिलेटरी मोशन। ऑफ कोर्स अगर मैंने इसको ज्यादा नीचे पुल किया तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। थोड़ा सा छोड़कर थोड़ा सा छोड़ दिया होता, मतलब हल्का सा खींचकर छोड़ दिया होता तो क्या होता? थोड़ा सा जाता। मतलब जितना आपने खींचा उतना ही ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वहां पे आप जितना फोर्स देंगे उतने हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। यस सर। कह सकता हूँ ना ऐसा मैं। अब एक और चीज, और बहुत काम की चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पुल करके छोड़ा तो कहाँ जाएगा? If I just pull it in downward direction and when I release it, तो कहाँ जाएगा वो? upward डायरेक्शन। अब मैंने ऊपर पुश किया होता और उसके बाद छोड़ देता तो कहाँ जाता? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने फोर्स दिया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो दोनों एक दूसरे से कैसी डायरेक्शन? अपोजिट। परफेक्ट। फोर्स कम दिया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? कम होगा। फोर्स ज्यादा दिया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव। Very good. The force is directly proportional to displacement and in a negative direction. अगर ऐसा हम कहीं पे देखते हैं तो उसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वैसे ये मोशन है, हाँ या ना? तो क्या हाँ है। वैसे इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो क्या नहीं? तो ये सिंपल भी तो है, हाँ या ना? तो क्या हाँ। अब सिंपल भी है, मोशन भी है, अब बीच में वर्ड आता है हार्मोनिक। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक? काफी कॉमन वर्ड है, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाए तो। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक? एक ही रिदम में चलता रहे वैसा। यस, एक रिदम में चलता रहता हो वो। ओके। कभी आप गरबा खेलते हो? हाँ सर। वेरी गुड। अगर मान लो गरबे में म्यूजिक ऐसा है कि कभी वो थोड़ा धीरे धीरे स्लो म्यूजिक चलता है और एकदम से वो भांगड़ा टाइप का म्यूजिक करे, फिर से एकदम स्लो करे, फिर से एकदम फास्ट करे, तो कैसा मजा आएगा आपको? रिदम टूट जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब अपने को मजा नहीं आएगा। जनरली क्या हमारा वो गरबा वगैरह करते हैं तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए।
अब ऐसा सोचो कि स्टार्टिंग में धूम धाड़ वाला है, फूल फटाक है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है धीरे 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 वो स्लो डाउन हो रहा है, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉपर टेम्पो नहीं बन रहा है। ओके, तो दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ हार्मोनिकली। आपके घर में वो झूला है, झूला कहीं देखा है? झूला देखा है? घर में ना हो तो गार्डन में तो होता है। हाँ हाँ देखा Yes, है। तो क्या कभी ऐसा देखा आपने कि आप आगे गए और पीछे यहाँ तक और वापस चले गए आगे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता है ना ऐसा कि पीछे यहाँ तक गए और आगे जाने वाले थे पर पता नहीं यहाँ पे रुक कर वापस चले गए, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो नहीं सकता है। सर। हाँ, अगर मान लो कि आप ज्यादा आगे गए पर पीछे गैप नहीं था और वॉल है, तो क्या होगा? कॉलेज। लगेगा अपने को, ओके, वो टकराएगा उसके साथ, मतलब वो झूला तो पीछे जाना ही चाहता था पर पीछे वॉल आ गई तो हम टकराएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब जितना फोर्स हमें एक डायरेक्शन में देते हैं उतना डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो हार्मोनिकली यानी एक स्पेसिफिक रिदम में होना चाहिए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. क्लियर आइडिया? Yes, sir. यस इट इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट कि अगर मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ और बोलते बोलते कभी मैंने कुछ स्पीड में बोल दिया, ओके, कभी कुछ मैंने एकदम स्लोली स्लोली पढ़ाया, और कभी कभार एकदम फटाफट 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 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऐसा कर दिया, तो यू आर कंफ्यूज कि एग्जैक्टली भाई क्या करना है। या तो आप धीरे धीरे बोलिए या तो आप फास्ट फास्ट बोलिए, ये ऐसा खेला मत करिए। ओके, समटाइम्स इट हैपेंड, काफ़ी सारे ऐसे हमारे भी कुछ टीचर्स हुआ करते थे, एंड मे बी हम यहाँ पे ऑनलाइन है तो मे बी यू ऑल्सो फील समटाइम्स कि यार बहुत स्लो जा रहा है। अब हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा स्लो जाएगा ताकि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहा हूँ, और ऑफ कोर्स आप तो क्लास में होते हैं कहीं पे भी होते हैं, आपको तो बैठे बैठे ही सुनना है, तो आपको एनर्जी सिर्फ सुनने में लगानी है जबकि मुझे एनर्जी बोलने में भी लगानी है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि क्या बैठे बैठे डांस हो सकता है? नहीं सर। पर अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि आपको एक स्टेप दिखाना है बैठे बैठे, तो आप कहोगे सर स्टेप बैठे बैठे कैसे हो सकता है? क्योंकि स्टेप इटसेल्फ वी कंसिडर कि खड़े खड़े दिखाना चाहिए। फिर भी मैं कहूँ कि नहीं कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, तो आप पैरों के स्टेप दिखा सकते हो बैठे बैठे? नहीं सर। तो स्टेप तो पैरों से ही होते हैं, तो आप कहोगे कि सर स्टेप्स तो नहीं दिखा सकते पर कोई स्टाइल दिखा सकते हैं, तो किससे स्टाइल दिखाना पड़ेगा आपको? हाथों से या ऐसे वो मुंडी से नहीं, लास्ट टाइम कहा था, समझ में आई बात? हाँ ओके, समझ में आता है तो ये वाला नहीं होता है, समझ में आए तो ये वाला होता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे ये सभी चीजें बहुत बहुत काम की है कि जब हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो ऑसिलेशंस का बेसिक मतलब ही ये होता है। वैसे एक और टाइप का मोशन है जिसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक वर्ड इज रिलेटेड समथिंग इज हैपनिंग पीरियोडिकली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी घड़ी में 4:30 हुए, अब उसके बाद 4:30 कब बजेंगे? रात सुबह। रात को बजेंगे। रात उसके बाद को। कब बजेंगे? उसके बाद दोपहर को। दोपहर को। एक कल 4:30 दोपहर से, को। हाँ एक 4:30 के बाद दूसरा 4:30 कितने टाइम के बाद होगा? 12 आवर्स। उसके बाद फिर से 12 hours। उसके बाद फिर से 12 आवर्स। 12 hours। उसके बाद फिर से 12 hours। तो आप कहोगे कि सर कभी भी ले लो 4:30 के बाद दूसरा 4:30 या तीसरा 4:30, हर वक्त वो 12 घंटे का एक गैप रहेगा। अच्छा ठीक है, तो 5 बजने के बाद दूसरा 5 कब बजेगा? वापिस 12 hours। क्या कभी ऐसा आपने देखा, सुना, सोचा, समझा कि एक टाइम को अगर हम रिपीट करें तो कभी कभार 10 घंटे होते, कभी 11 घंटे, कभी 12, कभी 10:30, 12:30? नहीं होता है। एग्जैक्ट कितना टाइम लेते हैं वो? 12 hours। 12 hours। मतलब वो प्रोसेस दैट इज अ रिपीटेड प्रोसेस। इफ यू ऑब्जर्व दैट क्लॉक हैंड्स,
तो क्या वहां पे टू एंड फ्रो का एक टाइप का मोशन होता है क्लॉक हैंड्स का? टू एंड फ्रो समझते हो? Yes, sir. अच्छा, तो क्या क्लॉक हैंड्स इट्स ए टू एंड फ्रो टाइप मोशन, यस और नो? Yes, sir. टू एंड फ्रो लाइक दिस, ऐसा मोशन होता है क्लॉक हैंड का? No, sir. Sir. नहीं होता है। क्या वो बैक एंड फोर्थ टाइप का मोशन है? क्या सर? बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे जाना। क्या क्लॉक हैंड ऐसे आगे पीछे जाता है? आई एम नॉट टॉकिंग No. अबाउट द पेंडुलम। हाँ रोटेशनल है वो तो। हाँ, वो रोटेशनल है। कैन यू कंपेयर दैट मोशन विद द प्लैनेटरी मोशन? Yes, sir. प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देखा है ऐसा मोशन? हाँ सर. हाँ सर. तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ पे हम ऐसा जरूर समझ सकते हैं कि एक टाइप के मोशन को हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और दूसरी टाइप के मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लैनेटरी मोशन और क्लॉक हैंड्स की मोशन है, उसमें भी सेम टाइम इंटरवल पे सब कुछ हो रहा है, हाँ या ना? अब Yes. झूला झूल रहे थे या तो ऑसिलेटरी मोशन है, वो भी सेम टाइम पे होता है ना, जितने टाइम में आगे जाएगा उतने टाइम में पीछे जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Then how we differentiate planetary motion and oscillate, मतलब periodic motion and oscillatory motion, दोनों में डिफरेंस किस बात को लेकर होगा? सर वो टू एंड फ्रो वाला नहीं होता है. एग्जैक्टली तो यहाँ से ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, 1 सेकंड। हाँ, ओके, तो वहां पे हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर कहीं पे हम ऐसा देखते हैं कि वो टू एंड फ्रो टाइप का नाम है, मतलब टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है, तो वो ऑसिलेट है। अगर वो सिर्फ रेगुलर इंटरवल पे ही रिपीट होता रहता है, देन इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पूछ रहा हूँ, ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, हाँ या ना? हाँ। ऑसिलेटरी मोशन रेगुलर इंटरवल पे कंप्लीट होता है ना, यहाँ पे जाकर वापस आएगा, यहाँ जाकर वापस आएगा। इज इट दैट पीरियोडिक, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। क्या पीरियोडिक मोशन है, क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है? No. No, sir. No. तो इससे आपका एक बहुत ही काम का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, पर हर ऑसिलेटरी मोशन Periodic motion है. परफेक्ट। अंडरस्टैंड माय होल कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अच्छा, अब इतना तो हमने समझ लिया, पर फिजिक्स का ये सबसे मजेदार पार्ट होता है कि जब हम ये सभी कहानियां बताते हैं ना, तो स्टूडेंट्स फील गुड कि हाँ समझ में आया, समझ में आया। पर जैसे हम उसका प्रेजेंट, मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो क्या ऑफ कोर्स कोई ना कोई सिंबल्स के थ्रू करेंगे। ओके, जस्ट टेल मी, आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन अच्छा लगता है कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अच्छा लगता है? Formula. Formula. बरोबर, इसके हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हो तो क्या? हाँ, so this is much better to remember formula. S is equals to ut plus half at square. Is it a phenomena or just a formula? ये कौन सी फिनोमिना है, पता है किसी को? इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ जाता है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये एक फिनोमिना है। पर हम उस फिनोमिना को फिनोमिना की तरह नहीं देखते, हम उसको कैसे देखते हैं? इट इज जस्ट लाइक ए फॉर्मूला। और जैसे हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यार फॉर्मूला याद रखना है। डोंट think this is a formula, just think it is a phenomena. तो physics is a basically subject of phenomena. अगर आपने phenomena याद रख ली तो formula अपने आप याद रह जाएगा। Understand my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा आगे क्लियर तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। One more thing is that I hope all are just available on the WhatsApp group.
तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी मैं कोई मैसेज ड्रॉप करता हूँ स्पेशली टाइमिंग को लेकर, तो प्लीज़ सब लोग देखते रहिए। वैसे आज का लेक्चर 4:15 का था, तो कुछ 4:30, हाँ अगर आपका कोई लेक्चर है या ऐसा कुछ है देन आई डोंट माइंड, ओके, वो आप कभी भी ज्वाइन करो, कभी भी लेफ्ट करो, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, ओके। वो आपका कंपल्सन है जहाँ पे आपको जाना पड़ता है। पर अगर आप घर पे ही हो, अवेलेबल ही हो, तो एटलीस्ट ग्रुप के अंदर अपडेट ही उसको कहते हैं जहाँ पे हमें अपडेट रखना है अपने आप को, ठीक है, कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको प्लीज देखते रहिए और टाइम पे आप ज्वाइन करिए ताकि आपका कुछ चीज़ है वो मिस ना हो जाए। चलो, तो अभी जो हमने यहाँ पे देखा उसको यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ, समझा। Yes, Any sir. motion that repeat itself over and over again at a regular interval of time। तो पीरियोडिक का ये बहुत काम का वर्ड हो गया, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड सन कभी 365 डेज का हुआ, कभी मन नहीं हुआ तो 400 डेज का हो गया, कभी थोड़ा मूड में था तो ज्यादा घूम लिया तो 300 में कंप्लीट कर दिया, ऐसा होगा? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो उसका मतलब ये कि सालों से अर्थ कितने टाइम पे रिवॉल्यूशन देता है, या तो कितने डेज का रिवॉल्यूशन देता है? 365 days। और अभी कोई ऐसा इंटीमेशन तो अपने को दिया नहीं है अर्थ ने कि आने वाले सालों में मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले कई सालों तक कितने दिन का रहेगा? 365 days। 365 डेज का रहेगा। 365 days। मतलब रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। मतलब ना कम ना ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज ए हार्मोनिक। ऑफ कोर्स इट इज अबाउट द टाइम, तो इट्स अबाउट द टाइम पीरियड। सो द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड। मतलब क्या? तो क्या मैं एक साल, फॉर एग्जाम्पल आप सबकी बर्थडे आती है, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, अच्छा, sir। सबका बर्थडे एक ही दिन पे है? नहीं सर। नहीं सर, फिर भी हर एक का बर्थडे कितने टाइम के बाद आता है? 1 साल बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। Yes, sir. ओके, Yes, sir। अगर आप 1 जनवरी की बात करो तो 1 जनवरी भी एग्जैक्टली कितने दिन के बाद वापस आएगा? 365। 365। 365 अगर days। आप 5 मार्च की बात करो तो 5 मार्च भी कितने दिनों के बाद आएगा? 365 डेज। 365 days। कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ 365 नहीं, days। 366 नहीं। सर हो सकता है ना? हाँ, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही, ओके, और वो होता है 29 फरवरी वाला बंदा, ठीक है। तो वहां पे वो 29 फरवरी वाले बंदा है, वो अपना बर्थडे कोई और तरीके से मना लेता होगा एवरी ईयर, ताकि 29 फरवरी आज आया, अब 3 साल के बाद, हाँ, तो जब वो 40 साल का हो जाएगा तो उसने एग्जैक्टली कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे? 10। हाँ, पर ऐसा नहीं होता है, ताकि 29 फेब को वो शायद कोई और दिन सेलिब्रेट करता होगा, ताकि 29 फेब एक्चुअल में आता कौन से दिन के बाद है? 28. हाँ, तो ऐसा मान लेता होगा कि 28 फेब के दूसरे दिन मेरा बर्थडे है, चल जाएगा ना वो। मतलब अगर हमें एंजॉय करना ही करना है तो दूसरा दिन भी वो सेलिब्रेट कर देता है। So here it's an emotion that repeats itself over and over again at a regular interval of time, that is called as a periodic motion. First point. दूसरा, मतलब अभी तक का जो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ ये 15-17 मिनट में, अगर आपने उसको एकदम ध्यान से सही तरीके से समझा तो आपको हर एक पॉइंट आराम से समझ में आते जाएंगे। चलो फिर से बताइए, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो सर। पर क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, हाँ या ना? Yes, sir। Yes, sir. इज दैट क्लियर? चलो, जिसकी वीडियो बंद है प्लीज अपने अपने वीडियो जो है वो ऑन रखिए, ओके। और अगर अभी नहीं ऑन कर सकते हैं तो लेक्चर आप बाद में अटेंड करिए। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में कौन सा वर्ड है जिससे हमें डिफरेंस पता चलेगा कि ये पीरियोडिक है और ये ऑसिलेटरी है? There you are. Can you differentiate that word
2 minutes. कि ऑसिलेटरी में ऐसा कौन सा वर्ड आता है जो पीरियोडिक में नहीं आता होगा? To and fro. एग्जैक्टली, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली अबाउट मीन पोजीशन होना चाहिए। That motion is said to be oscillatory or a vibratory or harmonic motion. Vibratory, ये वाइब्रेट हो रहा है ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे ये वाइब्रेट होता है तो दैट इज ऑल्सो अबाउट द मीन पोजीशन। हार्मोनिक, फिर से हमने अभी काफी डिस्कशन किया हार्मोनिक को लेकर। तो हार्मोनिक का भी सिंपल मतलब हम क्या करते हैं, हार्मोनिकली होना, यानी सही तरीके से सेम रेगुलर इंटरवल टाइम पे होना। ओके जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि गरबा खेलते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स्ड है जिसको कहते हैं रिदम। क्या गरबा करते करते अगर आप किसी के साथ बात करोगे तो स्टेप गलत हो जाएगा? नहीं सर। नो नहीं। सर। अच्छा, पर अगर म्यूजिक वाले ने गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो सकती है? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अगर वो कुछ बीट मिस कर गया, मतलब ऐसा हुआ कि एक ड्रम वाला स्पीड में बजाने लगे और दूसरा ड्रम वाला स्लो बजाने लगे, तो क्या हमें पता चलेगा कि हमसे, मतलब हमें कौन सा बीट्स लेना है? नहीं सर। नहीं No, sir. sir. कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्या होता है पीरियोडिक, क्या होता है ऑसिलेटरी? पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं है, पर ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक है। क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. So this is the third point. Every oscillatory motion is necessarily periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. Justify वो already मैं आपको कर चुका। What is meant by simple harmonic motion? तो simple harmonic motion तो जैसे मैंने ऐसे बताया कि ये मोशन सिंपल भी है और हार्मोनिक है, यानी रेगुलर इंटरवल टाइम पे होता रहता है। So the particle set execute a simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position. तो हार्मोनिक होना उसका सीधा सीधा मतलब मैंने बार बार आपको समझाया कि अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, या तो टू एंड फ्रो। और अभी जस्ट हमने ये भी डिस्कशन किया ना कि अगर आप फोर्स ज्यादा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ज्यादा, बड़ा। फोर्स कम देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम। हाँ कम। और अगर मैंने स्प्रिंग को पुश किया तो छोड़ने के बाद ब्लॉक कहाँ जाएगा? बाहर। अगर मैंने ब्लॉक को नीचे पुल किया तो छोड़ने के बाद ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर। अगर मैंने पुश किया तो छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या हमने इसी चीज को समझा? दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हुआ। ये वर्ड आई थिंक आपके लिए अब नया तो नहीं है ना, रिस्टोरिंग। So that force is directly proportional to the displacement but in opposite direction. And that is a very important hint point for this topic. So F is equals to minus kx. आया समझ में? Yes sir. Yes sir. तो अगर पक्का। हम कहीं पे भी कैसे भी करके, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। अगर मैंने किसी को भी कैसे भी करके f इक्वल टू माइनस के एक्स बता दिया, सो दैट इज कंसिडर एज ए SHM। बोले तो Simple harmonic. मोशन। आइडिया क्लियर? Yes sir. Yes, sir. नेगेटिव Yes, साइन का भी sir. जिक्र हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे के आता है, जिस के को कहा जाता है पॉजिटिव कांस्टेंट, या तो कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट, या तो कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या तो स्प्रिंग फैक्टर। और हमें पता है जब भी आती है नई क्वांटिटी तो उसके साथ आते हैं उसके बाल बच्चे। बोले तो Units and dimensions. It's and Unit dimension. and dimension. हाँ, यहाँ पे न्यूटन मीटर इनवर्स ऐसा समझिएगा। हाँ, मीटर इज टू -1। तो ये न्यूटन पर मीटर कैसे बना? तो के सब्जेक्ट बना दो F/x। तो चलो फटाफट बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? mt-2. mt-2। हाँ मतलब m1 हाँ मतलब हाँ यस गॉट इट। मतलब लेंथ है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं m1 L0 t-2।
तो जब भी हम फॉर्मेट बोले उसमें MLT तीनों को लें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसका। नाउ इट इज अबाउट द वाइब्रेशंस ऑफ ए लोडिंग स्प्रिंग, तो हमें पता है वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, आई डोंट थिंक सो आप में से किसी ने देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क। नहीं सर देखा है। चलो अच्छी बात है, पर सब लोगों ने घर पे वो तो देखा होगा चिमटा रोटियां उठाने के लिए। हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो चिमटा है उसको हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ में ऐसे हटाक से धीरे से मारिए, देन यू फाइंड द वाइब्रेशंस इन दैट ट्यूनिंग फॉर्क, जैसा ही होता है वो एग्जैक्टली। तो Yes, यू sir. जस्ट द वाइब्रेशंस, ओके, तो आप उसको वाइब्रेशनल मोशन या तो ऑसिलेटरी मोशन जैसा कुछ आप कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है पर ये थोड़ा सा बाउंस जा सकता है, थोड़ा सा यहाँ। ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ या ना? Yes, sir. किस किस के पास में मैग्नेटिक फील्ड है? जो प्लीज रेज योर हैंड। मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ कोर में, तो अर्थ हम के कोर। सबके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है, पर उसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे हाथ में रॉड होता और मैं जैसे ही छोड़ता फटाक से ऐसे चला जाता। पता है क्यों नहीं जाता है वो? सर मैग्नीट्यूड नहीं है उतना। हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। एग्जैक्टली, मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अभी मैं जस्ट 12th के क्लास में पूछ रहा था, आपको क्या लग रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, हाँ या नहीं? यस हेलो, हाँ। क्या हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। क्या कहता है बायोलॉजी, ऐसा कहता है हम बने हुए हैं? सर कार्बन है और कार्बन उससे ही बना हुआ है। मतलब हमारा बॉडी कार्बन से बना हुआ है? पूरा नहीं पर। तो यहाँ से ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती है कि शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आपने ड्यूअल नेचर पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर, हाइजेनबर्ग आया। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। वे और वो दोनों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p किसने बताया था? ड्यूअल नेचर का लॉ। बताया था। डी ब्रोगली ने। हाँ, अपना De डी Broglie. ब्रोगली। ओके, अब ये डी ब्रोगली में भी मजेदार है, DEBROGLI। समटाइम्स ऐसे डी ब्रोगली, सम स्टूडेंट्स से नो इट्स अ डी ब्रोगाई, L इज साइलेंट। अब साइलेंट हो या साउंड हो, डी ब्रोगली तो आपके अपने को कहने वाला नहीं है। ओके, अब दी ब्रोगाई कह सकते हैं, दी ब्रोगली कह सकते हैं। आपने वो नाम, किसी ने दी ब्रोगाई कहा, किसी ने दी ब्रोगली कहा, वो तो नाम आप वही बोलेंगे जो नाम आपने सुना। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने सुन लिया, आपके केमिस्ट्री के टीचर ने अगर दी ब्रोगाई कहा तो आप भी क्या कहोगे? डी ब्रोगली। De Broglie. अगर आपके केमिस्ट्री के सर ने दी ब्रोगली कहा तो आप क्या कहोगे? De Broglie. तो ये तो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक चीज या तो पार्टिकल से बना हुआ है या तो वेव से बना हुआ है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा। उसी तरह से हमारे आजू बाजू भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप एक मैग्नेट ले लो और उसको थ्रेड के साथ सस्पेंडेड कर दो, शायद ये एक्सपेरिमेंट आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कहीं पे किया हो, तो जब भी मैग्नेट को आप कितना भी रोटेशन दो, मैग्नेट हर वक्त एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्या ऐसा कुछ पता है आपको? यस सर। कौन सी Yes, डायरेक्शन sir. अलाइन होता नॉर्थ है? जिस साइड होता है ना, अर्थ का उस साइड अलाइन होता है, नॉर्थ और साउथ। और उसी बेस पे हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? कंपास। एग्जैक्टली। तो क्या रोज हम रोड पे कंपास लेकर निकलते हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ताकि हमारे रोड के ऊपर तो साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, पर कहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाए जा सकते हैं जहाँ पे कंपास का यूज करना पड़ता है? शिप्स में और एरोप्लेन। मतलब क्या? तो के स्काईवेज, एयरवेज, ओके, एंड सीवेज, वहाँ पे हमें नहीं पता होता है, ताकि हम आजू बाजू कहीं पे भी देखें तो हमें कैसा दिखता है, सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। ऑफ कोर्स इन द जो डेजर्ट है वहाँ पे भी हमें सेम जैसा दिखता है। तो
तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आप कोई मैग्नेट को लो, उसको सस्पेंडेड करो, तो वो एक ही तरीके से यूनिफॉर्म मोशन है वो दे सकता है। तो दिस इज ए जस्ट पॉइंट। अब 5th क्वेश्चन से ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। जैसे तो मूवी स्टार्ट होती है तो आगे वो सिर्फ उसका वो नंबरिंग आता रहता है ना, हीरो कौन, हीरोइन कौन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ से आता है ये चैप्टर का मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर को आप बहुत ही सिंसियरली लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस डेवलप करेगा। ये चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग उतना वेव्स आपका स्ट्रॉन्ग। ऑसिलेशंस और वेव्स जितना आपका मजेदार, उतना आपको 12th में काफी सारे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो ये सभी चैप्टर, मतलब ये दोनों चैप्टर्स ना, इसको एकदम अच्छी तरह से एकदम पेशेंस के साथ पढ़िएगा और कोई भी बात की जल्दी मत रखिएगा। आपका एग्जाम कल ही हो ना, तो भी अभी तो नहीं है ना एग्जाम, इतनी पेशेंस रखिएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ दिमाग में लेक्चर ही रखिए, पर हर छोटी बात को समझने का ट्राई करिए, ताकि यहाँ पे जो टर्म आएंगे ना तो अभी तो समझाया जाएगा, पर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जब आप बहुत छोटे थे तो आपको बताया जाता था 3 का टेबल। अब मैं पूछता हूँ ना 3 6 जा तो 3 1 जा 2 3, ऐसे नहीं करते, सीधा 3 6 जा ही बोलते हैं, राइट? क्यों? तो क्या आपका वो प्रैक्टिस हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनियम। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड आया जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने जो फोर्स का पॉइंट बताया था F = -kx, उसको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जैसा फॉर्मेट होता है ना, आपको याद होगा d/dx, तो dx/dt, तो क्या हम ऐसा करते हैं dd कैंसिल x/t? नहीं सर। नो सर। वैसे हमें पता है dd कैंसिल होता है, पर ये थोड़ी ना कोई ऐसा बेसिक 2 × 3 या नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम तो जानबूझकर ये ऐसा लिखते हैं dx/dt। ओके, क्यों? तो क्या हम ये लिखते हैं तो ये क्या समझाता है अपने को? Differentiation of position with respect to time. परफेक्ट। अगर मैंने ऐसा लिखा होता d2x/dt², यानी ये समझाता है डबल डिफरेंशिएशन। और मैंने आई थिंक आपको कहा होगा कि आप इसको d2x/dt², वैसे लिखने के लिए तो ऐसा ही लिखना है, पर d2x ऐसा बोलते हैं तो ये ऐसा शो करता है कि d का स्क्वायर, अब d तो कुछ है ही नहीं ना, ओके। बट d2x ऐसा बोलेंगे तो एटलीस्ट दिमाग को ऐसा मैसेज पहुंचेगा कि वी आर डीलिंग विथ डबल डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया पोजीशन का तो क्या मिलता था? वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन। और एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो ये जो आप आंसर दे रहे हो ना, इट शोज दैट कि आपका प्रीवियस पार्ट जो है वो क्लियर है। अब प्रीवियस पार्ट आपका क्लियर है तो आपको आगे का पार्ट और ज्यादा क्लियर कर लेना चाहिए, सो यू कैन एंजॉय फिजिक्स। ओके, तो हर एक बात है वो एंजॉय करने के लिए होती है। यस, समझ में आ रहा है मेरे भाई? यस सर। यस सर। ओके, हार्दिक समझ में आ रहा है? ये वाला है ना? हर्षिता समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को निकालने का बेसिक तरीका यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे उसी के बाजू में ये जो स्टेप्स है ना वही मैं लिख रहा हूँ, पर ध्यान से देखते जाइएगा कि अभी जस्ट हमने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पर वहाँ पे नेगेटिव साइन देते हैं ताकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। If I remove the proportionality sign, I can take one constant that is called as a spring constant or a spring factor, या तो force constant, ऐसा नाम दे सकते हैं। What is force basic formula? Mass into acceleration. तो force की जगह पे mass into acceleration लिखा। Acceleration को मैं कह सकता हूँ double differentiation of position with respect to time. Okay,
अब देखो यहाँ पे x का डबल डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे x का कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ से इसको लिखने का एक तरीका होता है -k/m इंटू एक्स, मतलब ये m मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में दे दिया, बरोबर। अब Yes, इस sir. वाले पार्ट को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो d2x/dt² प्लस k/m इंटू एक्स इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, ऐसा sir. फॉर्मेट भी रख सकता हूं और इसी फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जहां पे मैंने मान लिया कि k/m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर है। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे मान लिया भाई k/m ओमेगा स्क्वायर है, तो उसको हम समझते हैं, देखते हैं और ट्राई करते हैं। अच्छा, k क्या था बताइए, k क्या था? Spring constant. तो इसके हिसाब से k को मैं अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊं तो क्या न्यूटन पर मीटर बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. नीचे ये m है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये m स्टैंड फॉर मास है ना, तो उसमें kg आएगा। हाँ सर। अब न्यूटन मीटर kg, न्यूटन का होता था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एंड किलोग्राम, तो देखो तो क्या बचेगा, Second square. 1/2. बरोबर। अब यहाँ पे ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर वेलोसिटी कहते थे, 2π/t, तो 2π का रेडियन और नीचे आता था सेकंड और उसका क्या करना है, स्क्वायर, तो t स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं डायमेंशनली दिस इज राइट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये उसका लिखने का तरीका है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। सम स्टूडेंट्स हैव द क्वेश्चन कि व्हाई वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्मेट। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है। क्या कभी आप कोई शादी वगैरह में गए हो, मैरिज Yes, फंक्शन में sir. कभी गए हो? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो वहां पे जब आप मैरिज फंक्शन में, मतलब मैरिज का ही इवेंट चल रहा है, पर जो मंडप वगैरह है ना वो सब कुछ मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ताकि वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और आप उस टाइम पे गए हो, तो फिर भी क्या आप क्राउड में से आइडेंटिफाई कर सकते हो हु इज ए ब्राइड एंड ग्रूम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब कोई बैठा नहीं है तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? Sir, वो कपड़े ऐसे हैं। कपड़ों से। एग्जैक्टली। मतलब क्या ऐसा कहीं पे ऐसा रूल बुक में लिखा है कि जो दूल्हा है उसको शेरवानी पहननी है, ऐसा कोई रूल बुक है? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, आप जैसे कपड़े पहनकर अभी बैठे हो, अगर कहीं पे फंक्शन में जाना तो क्या यही सेम कपड़े पहनकर आप चले जाओगे? नो सर। No, sir. नहीं सर। क्यों, ऐसा कोई रूल बुक में कैसे आप नहीं जा सकते? नहीं ऐसा तो नहीं नहीं है। सर। फिर भी नहीं जाते ना? ना। हाँ सर। क्यों नहीं जाते? जा सकते हो कि नहीं जा सकते? अगर जाना पड़े तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं बट सर वो रिचुअल्स ऐसे है कि ये कपड़े हाँ, पहने। अच्छा है नहीं ritual। लगता। अच्छा नहीं अच्छा नहीं हाँ। लगता सर। अच्छा नहीं लगता, रिचुअल्स तो कुछ है ही नहीं ना भाई। इम्पोर्टेंस हमारा है कि हमारे कपड़ों का है? हमारा। लगता। हमारा है। हमारा है। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से हम सज धज के जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन जो आपने बताया, क्या रीजन बताया? अच्छा लगना है। अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो यही इक्वेशन अच्छा लगे इसलिए हमने k/m को क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना- स्क्वायर। इतना अच्छा मजेदार, एकदम चिकू चिकू जैसा लगता है ना, अच्छे बच्चे जैसा। तो d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मेट दिया। आई बात समझ में? यस तो सर। डिफरेंशियल Yes, sir. इक्वेशन हमने इसलिए कहा कि ये यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन देता है, ये यहाँ पे x का डबल डिफरेंशिएशन है, ये उसका कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो ये एक अच्छा दिखता है। और इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। शादी में जब आप जाते हो तो क्या आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ब्राइड और ग्रूम है उसके पेरेंट्स कौन है? ऑलमोस्ट आइडिया तो लगा Yes, sir. सकते हो। हाँ सर। Yes, sir.
Yes, sir. ओके, आइडिया लगा सकते हैं, एग्जैक्टली तो पता नहीं चलेगा पर फिर भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ शायद यही पेरेंट्स हो सकते हैं। अगेन हम उसके जेस्चर से, हम उसके बेसिक कपड़ों से शायद आइडिया लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली फिजिक्स में ये एग्जाम्पल काफ़ी सारी जगह पे होता है, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम ये करते क्यों है। करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हम जो भी फिनोमिना पढ़ रहे हैं उस फिनोमिना को हम एक सही ढंग से, सही तरीके से समझे तो हमें मजा आएगा। तो सब कुछ होता किसके लिए है? मजा आना चाहिए। मजा करने। मजा करने के लिए। ओके, शादी ब्याह में जाते हैं, अगर मान लो आप कोई मैरिज फंक्शन में जाते हो, अगर बारात लेकर जाते हो और वो सब लोग ऐसे चुपचाप चले जा रहे हैं, तो क्या मजा आएगा? ना सर, No, ना sir. नहीं आएगा। ओके, डीजे वीजे बजाते क्यों है? मजा आए, मजा आए। सिंपल सी बात है। तो फिजिक्स में भी काफी सारी बातें मजा करने के लिए होती है, पर काफी लोगों को यह लगता है कि यार क्या बोल रहा है, फिजिक्स और मजा। मजा। हाँ, ये कुछ कंट्रोवर्सी लग रही है, पर वो तो आपकी हर एक की अलग अलग सोच होती है। पर आप उसको देखे समझे तो डेफिनेटली इसमें भी मजा आ सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा एक और बात को, कि अगर मान लो मैंने कहीं पे ऐसा लिखा x² - 4 = 0 एंड इफ आई आस्क व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x, उसका मतलब क्या करेंगे आप? 2 प्लस अगर माइनस मैं 2 अगर मैं हाँ प्लस और माइनस, अगर मैं कहूंगा नहीं योर आंसर इज रॉन्ग, देन हाउ यू प्रूव मी दैट्स राइट? मेथड करके बताए। मेथड करके। और क्या प्रूव करके दिखाओगे आप मुझे? और 2 की वैल्यू वापस x के अंदर रख के बताएगी। हाँ, अगर x के अंदर वही वैल्यू मैंने डाल दी तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 0। 0। एग्जैक्टली, समझे मेरी बात को? यस तो सर। प्लस और माइनस 2 लेकर आए, उसको हम क्या कहते हैं? उसका रूट कहते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसा कोई इक्वेशन रखा होता 3x² - 4x + 9 = 0, अगर मान लो उसका कोई परफेक्ट रूट नहीं देता है, फिर भी हम रूट आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना, यस सर। फॉर्मूला से। तो न इसमें किसी का कोई ताम है, न जाम है, न इसका कोई नाम है, फिर भी आपको मैथ्स में सब पता चलता है। ओके, यहाँ पे मैं कब से कितने सारे एग्जांपल्स दिए जा रहा हूँ, स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, ऑसिलेशंस दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर भी ये हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तो कि हमारा दिमाग मैथ्स के लिए एडेप्टिव ज़्यादा हो चुका है। फिजिक्स में वो एडेप्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है, सो पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, x² - 4 का सॉल्यूशन x = +or -2 है, ऐसा हुआ ना। अगर मुझे शो करना हो कि यार यही कैसे सॉल्यूशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? वैल्यू रखनी पड़ी। इसके अंदर किसका वैल्यू? एक्स x का। का वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है? x आपको? यस सर। यस सर। और वो मैं यहाँ पे रख दूंगा और आंसर क्या आ जाए? 0। 0। तो आप मान लोगे कि यही उसका सॉल्यूशन है? यस यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। उसके लिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये x है आपके पास, पर ये x का क्या किया गया है? डबल डिफरेंशिएशन। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी अटक सकती है, तो ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ ये आप लिख भी दीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा is equal to cos theta. Everyone please note down also with me. Differentiation of sin theta is equal to cos theta. Differentiation of sin p theta is equal to p cos p theta. तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ भाई? कॉस। पर अगर यहाँ पे थीटा का कोएफिशिएंट जो भी है, वो कोएफिशिएंट एक बार बाहर आएगा
और उसके बाद साइन पी थीटा का जो पूरा पूरा कॉस होता है ना, वो कॉस पी थीटा तो हो ही जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आप मैथ्स में जैसे याद रखते हो ना 10 बार लिखकर, वैसे इसको भी आपको 10 बार लिखकर याद रखना है। बट दोज हु आर फ्रॉम द जेईई नीट, शायद उसको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ताकि हो सकता है ये आपने पहले भी लिखे हुए हो। ठीक है। यस सर। Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। sin theta. Very good. Then differentiation of cos p theta. माइनस Sin P theta. ओके, यहाँ पे दिख ना रहा हो तो साइन पी थीटा ऐसा लिखा हुआ है। चलो फिर से लिख देता हूँ। ये आ जाएगा माइनस पी साइन पी थीटा। यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो कॉफिशिएंट एक बार बाहर लिखते हो ना, वो यहाँ पे भी साथ में रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बाहर लिख दिया तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आएगा। तो ये 4 पॉइंट लिख लिया आपने। Yes, sir. अब देखते जाइएगा, व्हेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे टाइम का कोएफिशिएंट कौन है? ओमेगा। ओमेगा। Omega. डोंट से डब्ल्यू, दैट्स ओमेगा, राइट। तो एक बार ओमेगा कहाँ आएगा? बाहर आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। माइनस तो आ गया माइनस, टी का कोएफिशिएंट ओमेगा आ गया बाहर, कैपिटल ए एज इट इज, और कॉस का होता है साइन, एंड दिस इज जस्ट लाइक ए थीटा। तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया। देखो ब्रैकेट तो था ही ना। यस सर। व्याख्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब एज पर दिस रिक्वायरमेंट हमें इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यस सर। वैसे देखा जाए तो dx by dt यानी ये इक्वेशन किसका इक्वेशन बन जाता है? अगर ये पोजीशन का इक्वेशन, वेरी गुड, अगर ये पोजीशन है तो ये किसका इक्वेशन कह सकते हैं आप? वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन कह सकते हैं। इफ आई एम जस्ट डूइंग ए वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन, तो फिर से माइनस माइनस एज इट इज, टी का कोएफिशिएंट कौन है? ओमेगा। तो एक और बार आएगा ना ओमेगा। यस। ए एज इट इज, और साइन का क्या हो जाता है? कॉस। कॉस। यहाँ पे तो ये जो माइनस था उसी माइनस को रिपीट किया हुआ है, तो साइन का तो एज इट इज कॉस हो गया। बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल पॉइंट, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है? X. पहले है। तो लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यस। एंड इफ आई जस्ट शिफ्ट दिस साइड तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर, हो गया। Yes, आई sir. बात समझ में? अब यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे कॉस को ले सकता हूँ तो मैं यहाँ पे साइन को भी ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, एक्स पोजीशन की जगह पे था। यहाँ पे जो कैपिटल ए लिया है ना, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड और साइन या तो कॉस, इसको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, और ये जो फाई नॉट, इसको कहा या तो फाई जीरो लिखा है इसलिए हम उसको कहेंगे इनिशियल फेज। क्या नाम देंगे उसका? इनिशियल फेज। अब उसको वन बाय वन एक एक पॉइंट में हम सर, ये समझेंगे कि पूरी यार ये को फेज फेज क्या होता है, एम क्या होता है, वो सब समझेंगे हम। पर सबसे पहले जैसे यहाँ पे कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, उसी तरह से साइन भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा था, ये सब लिख लिया साइन कॉस वाला डिफरेंशिएशन का टर्म? Yes, sir. यस सर। ये तो अभी वन बाय वन एक एक आता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट हियर कि हाउ वी कैन से दैट कॉस एंड साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो, व्हाट इज साइन जीरो वैल्यू? जीरो। 0. साइन 90, वन। 1. साइन 180, साइन 180 क्या होता है? जीरो। 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 साइन 270,
minus 1, 1. and sin 360 0. 1. 0. sin 360 0. वापस 0. अच्छा, cos 0 क्या होता है? 1, 1. 1. 1. तो यहाँ पे है cos 90, 0. 0 0, 0. cos 180, -1 minus 1. 1, -1. -1, cos 270 0, 0. and cos 360 अगेन 1. मतलब वैल्यू तो इसी में से आई ना, 0, 1, -1 एंड 0, उसी में से सभी वैल्यू रिपीट होती रही। तो अगर मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रेजेंट करना चाहूँ, ये 0, इसको +1 और इसको मैं -1 समझूं, तो जब 0 था तो वैल्यू भी 0 थी। थोड़ा आगे बढ़ा, 90 पे क्या था तो कि मैक्सिमम, देन 0, मैक्सिमम, देन 0, चलता जाएगा ऐसा कुछ कुछ। Yes, sir. तो क्या ऐसा वेव जैसा बन सकता है? Yes, sir. Yes sir. Yes, yes sir. sir, पर अगर मैं cos 0 कहता, तो cos 0 क्या था पता है? 1 था। 1. यानी जब मैं 0 लेता हूं तो cos यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1 के बाद 0, इस 0 के बाद मैक्सिमम पर नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर से 0 और फिर से 1। तो ये ऐसा बनता ग्राफ। Yes, sir. Yes sir. पर अगर मैं आगे का पोजीशन छोड़ दूं, तो क्या ऐसा कह सकते कि ये भी आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा लाइक दिस, टेन 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 Yes, sir. Yes, sir. ये ब्लैक वाला भी ऐसे आगे बढ़ेगा, टेन 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 टेन। Yes, sir. मतलब Yes, sir. ये रिपीट ही होता रहता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, उस 0 के बाद फिर से -1, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, क्रैश ट्रफ, क्रैश ट्रफ, क्रैश ट्रफ। आई बात समझ में? सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया कि आप हम यहाँ पे इस चैप्टर में सब कुछ कॉस लेकर समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ साइन लेकर समझेंगे। तो यहाँ पे वैसे कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, पर सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि आप कॉस को भी ले सकते हैं और आप साइन को भी ले सकते हैं, राइट? तो अब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि दैट गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज एम्पलीट्यूड। अब ये पूरा का पूरा फाई है ना, उसको मैं कहता हूं फेज। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? वैसे उसको इपॉक ऐसा भी नाम दिया हुआ है, पर हम इपॉक वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम फेज या तो इनिशियल फेज वर्ड ही यूज करेंगे। यस, एनीवन टेल मी द बेसिक मीनिंग ऑफ फेज? कहीं पे आजू बाजू की लाइफ में कहीं पे सुना हो Particular फेज? period of time. ओके, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे आपने मून फेज के बारे में सुना होगा, फुल मून, नो मून, yes sir, क्रेसेंट। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो अगर हम यहाँ पे इस फेज की बात करें तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर मैं आपकी बात करूँ तो आज आप कौन से फेज में हो? तो अभी आप एक सिंसियरिटी, पढ़ने की सिंसियरिटी वाले फेज में हो, ताकि आप 11th 12th साइंस ऑप्ट किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, सो यू आर इन अ मोर सिंसियर फेज, राइट? बट जस्ट थिंक अबाउट जस्ट 10 years बैक, आप ऐसे ही पढ़ते थे? No, sir. No, sir. No, sir. आप इतना ही इंपॉर्टेंस समझते थे पढ़ाई का? No, sir. No, sir. No, sir. और वहां पे भी अगर समझा भी हो तो क्या वहां पे जो समझा है क्या इतना अभी यहाँ पे यूजफुल है? No. No, sir. No, अगर sir. किसी में 7th में अगर किसी को 60% आए, या तो 8th में 75% आए, या तो 9th में मान लो 65% आए, तो क्या यहाँ पे वो मैटर करता है कुछ ज्यादा? No, sir. No, sir. मतलब क्या? तो कि यहाँ पे भी ऐसा समझा जाता है कि कोई एक वेव कंप्लीट होता है। तो अभी हमने जो 0, 90 लिया था ना, तो क्या किसी को पता है उसको रेडियन के टर्म में क्या कहा जाता है? वो यूनिट सर्कल याद हो तो वैसे याद करिए, JEE का जो 0 नंबर का लेक्चर था ना, वेरी फर्स्ट, दैट वाज अ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरीवन। तो वहां पे Yes. हमने कहा था Yes, कि ये sir. 0 भी कह सकते हैं, इसको 90 या तो क्या कहा जा सकता है? Pi by 2. Pi 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 by by 2. देन दिस वन Pi. Pi. 3 Pi. Pi. 3 pi by 3 2. pi by 2. 3 pi by 2. 2 pi. ओके। तो जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना रेडियन हो गया?
2 2 pi. pi. 2 pi. अगर मैं से कहता हूँ 5 सर्कल्स कंप्लीट किए तो कितना होगा? 10 10 pi. 10 pi. और 5 सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो पहुंचेगा कहाँ? उधर के उधर। उधर ही. उधर के अगर उधर. हाँ, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि उसने एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट किया? No. डिस्प्लेसमेंट नहीं No हुई। sir. हाँ, सो नाउ यू आर क्लियर विद दैट कि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, फिर भी उसका मोशन हुआ। और यहाँ पे हमने ऐसा कहा कि फेज यानी क्या, तो कि वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। ओके, इनिशियल फेज मतलब क्या, तो कि आज हमारे क्लास में यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, उसके लिए आज इनिशियल यानी फर्स्ट लेक्चर है, तो ये उसका इनिशियल फेज है। पर क्या धैर्य ये आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? नो सर। ओके, स्नेह आपका ये फर्स्ट लेक्चर है? नो सर। यश आपका ये फर्स्ट लेक्चर है? यस सर। तो आपके लिए ये आज आपका इनिशियल फर्स्ट लेक्चर हुआ, तो क्या? हाँ, ओके। तो सम स्टूडेंट्स विल सरप्राइज, फर्स्ट लेक्चर आज कैसे? और वो सोचेगा कि हाँ आज फर्स्ट लेक्चर है, तो उसके लिए मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ने का ये उसका पहला अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि वो पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है? सर पहला पहला. पहली हाँ। बार. तो जब हमारा एक्चुअल में 11th का फर्स्ट लेक्चर था तो सबके लिए इनिशियल था। यस ओके, यस सर। तो उसके बाद रेगुलरली 1 2 करते 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 हम आगे बढ़े। पर कोई आज ऐसा है जिसका आज इनिशियल है, तो इट मींस दे आर इन ए इनिशियल फेज। हम कोई भी मोशन कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो वो हर वक्त उसका इनिशियल फेज हो सकता है। तो क्या मैं आज पहली बार ये टॉपिक समझा रहा हूँ यस। यस सर। Yes sir. आप लोगों को? बरोबर। पर क्या मैं अपने लाइफ में ये पहली बार टॉपिक समझा रहा No हूँ? sir. No sir. नो सर। No हाँ, पर sir. कभी ना कभी तो ये टॉपिक मैंने पहली बार समझाया होगा। Yes sir. Yes sir. यस सर। तो दैट वाज फॉर मी एज ए इनिशियल फेज। फॉर यू दिस इज ए इनिशियल फेज, बट फॉर मी दिस इज नॉट इनिशियल। Initial phase. आई बात समझ में? Yes. अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि भाई 1 year इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक 4 times मिनिमम, और मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा चुका हूँ? 40। 40 बार. 40। पर आप क्या ये 40 बार पढ़ चुके हो? नो। No sir. आप कितनी बार पढ़ रहे हो? 1 टाइम। First time. तो इसलिए मैं भले ही 40 बार पढ़ा चुका हूं, पर मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा जैसे आप उसको पहली बार में ही उसको समझ सको। अंडरस्टैंड? Yes Yes sir. sir. यस सर। नेक्स्ट ईयर जैसे ही 11 स्टार्ट होगा तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि क्या यार एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है, मुझे 11th वाले को तो क्या Yes. समझाना पड़ेगा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला? तो वो कहेगा सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, मुझे तो पता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, पर मेरे सामने जो बैठा है उसको पता नहीं है. तो मुझे तो कहानी फिर से वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब आपके लिए ऐसा होता है कि रिपीटेड जोक पे हमें हंसी नहीं आती है, पर मुझे तो क्या करना पड़ता है? हंसना पड़ता है. हंसना पड़ता हाँ, वही रिपीटेड जोक पे मुझे तो हंसना पड़ता है, ताकि मेरे सामने ऑडियंस कैसा है? नया। नहीं तो यहाँ पे ऐसा समझाया जाता है कि जब भी हर वक्त कोई भी वेव रिपीट होता है तो उसमें कितना रेडियन ऐड होता रहता है हर वक्त? 2 पाई। 2 pi. और अगर मैं 2 पाई प्लस कहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कॉस पॉजिटिव होता ना, हर फंक्शन पॉजिटिव होता। यस। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस करो या ना करो, इस वैल्यू में तो भाई कोई चेंज हुआ नहीं। नहीं। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी होता था, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा कह सकता हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा था ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m, तो ओमेगा Yes. इक्वल टू रूट k बाय m कह Yes, sir. सकता था। तो यहाँ से मुझे एक टाइम पीरियड का मजेदार फॉर्मूला मिलता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। m यानी मास, और मास को याद करिए इनर्शिया कहते थे हम।
Yes, sir. that is called inertia factor, and K that is called as a spring factor. तो ये चीजों को हम धीरे 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 जितना समझेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अभी जो जो हमने समझा उसका रिपीटेड पार्ट है. हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या है, तो वो एक देख लेते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर इट इज समथिंग लाइक दैट. टीचर क्या करता है? एक का एक टीच करता है, टीचिंग करता है. ओके, उसको हम टीचर कहते हैं. ऑसिलेटर किसको कहते हैं? जो ऑसिलेशंस देता है. सो अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे. ओके, बेसिक सी बात. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? तो कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड Displacement. So Displacement. the distance of the oscillating particle from its mean position at any instant, that displacement denoted by the x. मतलब कोई भी एक पॉइंट से वो कोई एक पॉइंट तक पहुंचा, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड यानी अगर आप एम्पलीट्यूड यानी क्या? तो क्या अगर मान लो मैंने ऐसा कोई वेव ड्रॉ किया होता, समथिंग लाइक दिस 1 2 3, तो ये मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज प्लस और माइनस ए इन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे. अगर कोई पेंडुलम आप लेते हो, तो पेंडुलम का ये मीन पोजीशन, उसके आजू या तो बाजू, मतलब यहाँ या तो यहाँ, जितना वो जाता है उसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज अ टाइम पीरियड, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. और इसको समझने के बाद जब तक आप एक बार लिखोगे नहीं, तब तक ये दिमाग में घुसेगा नहीं. तो इसको लिखना बहुत बहुत जरूरी है. अगर आप इसको एक बार मतलब इसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके आगे एंगुलर वर्ड, जब भी कहीं पे एंगुलर वर्ड आ जाए तो उस क्वांटिटी के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा. When the multiplying frequency f by a factor 2 pi, it is called angular frequency. ओके. और फेज के बारे में मैंने बताया अभी कि फेज यानी क्या? सो स्टेट ऑफ द पार्टिकल एज रिगार्ड इट्स पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब क्या? तो कि कोई भी पार्टिकल का कोई भी एक मोमेंट पे पोजीशन, उसको हम क्या कहेंगे? फेज कहेंगे. क्लियर एवरीवन? यस सर. और उसी को लेकर यहाँ पे एक हल्का फुल्का आइडिया देने का ट्राई किया, जो मैंने समझाया था 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई. और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? कॉस के कॉन्टेक्स्ट में है. तो कॉस 0 पूरा का पूरा वैल्यू में 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? ए ओनली. क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. सर एक बार फिर से रिपीट करो ना, आपका वॉइस लैग हो रहा था. ओके. तो यहाँ पे ये चीज जो वह अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका, ये वाला ना सिर्फ. Yes, sir. ओके. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो cos 0, cos 90, cos 2, Yes, 180 sir. बताया था ना. तो उसके हिसाब से देखो, ओमेगा टी प्लस 5 को मैं 0 ले लूं, यानी पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 कर दो, तो दैट इज कंसिडर्ड cos Yes, 0. cos 0 क्या होता One. है? 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ a बचेगा. Yes, sir. अगर मैं कहता हूँ ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, दैट इज π/2, दैट इज 90, cos 90 इज 0. Zero. पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? 0. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. वो +1 0 -1 0 ऐसा होता था. यहाँ पे sir. क्या हो जाएगा? +a 0 -a 0 प्लस है, मतलब इट इज समथिंग लाइक रिपीटेड मोशन. Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, और इसमें आपका होमवर्क है पार्ट 1 के क्वेश्चन 1 to 6 है. उसको इनिशियल है, काम के है, इसलिए इसको 2 बार लिखेगा. सभी क्वेश्चंस 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा उस बहाने.
ओके वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा काम का है, पर आगे के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी एक और बार लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। किसी को आगे का थियोरी वाला पार्ट एक बार में याद रह जाए तो वो आप 2 बार नहीं लिखेगा तो चलेगा। क्लियर? यस सर। डिफरेंशिएशन वाला है वो आपको लिखना ही लिखना है। वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि इस सैटरडे को हम लेक्चर नहीं रख रहे हैं, तो एडवांस में बता देता हूँ, तो आपको कुछ अगर प्लान करना हो तो आप अलग से प्लान कर सकते हैं। ओके सर। एक और चीज, फ्राइडे को आपका टेस्ट है। टेस्ट कौन सा है? चैप्टर 11। 11। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। मंडे हम फिर से मिलेंगे, ओके और मंडे से शायद हम टाइमिंग थोड़ा सा प्रिपोंड करेंगे। ओके ओके तो सर। आपको दिमाग में रखने का कि 4 to 6 के बीच में टाइमिंग है वो वेरी हो सकता है। ओके अभी थोड़ा सा और ओके एक शेड्यूलिंग में कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये वेरिएशन होता रहता है। अगर थोड़ा कंफर्म हो जाएगा तो आपको पूरा टाइमिंग मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। और ओके सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि 1 फरवरी से स्कूल्स ट्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं, बट रिलैक्स्ड। ओके हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो जरूरत होगी उतना हम क्लास पे काम शुरू करेंगे। ओके तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से काम करिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है? तो हम फुल फ्लेज में वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एंड हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके और उसके Yes, हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। सो डोंट टेक द टेंशन। अगर आपके पेरेंट्स भी पूछते हैं तो भी जस्ट रिलैक्स रहिए। अभी हम काफ़ी कुछ यहाँ ऑनलाइन पे ही पढ़ने वाले हैं, हमें बहुत दूर तक जाना है। यस ठीक सर। है तो आप आराम से, तो यहाँ तक लेक्चर रखते हैं। ओके तो मिलते हैं ब्रेक के सर बाद। वो टाइम टेबल, 1 सेकंड। हाँ भाई सर वो एग्जाम का टाइम टेबल भेजा है सर आपको स्कूल हाँ हाँ हाँ, पर वो तो हाफ ईयरली का ही है ना, सेकंड टर्म का ही है ना अभी तो। यस सर। ओके 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 और सिलेबस क्या है उसमें आपका? 1 to 13 13 सॉरी 1 to 13 1 to 13। ओके ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी बोलते तो आई थिंक 2 स्टूडेंट्स का वो सर्विस ने 12th और 13 करवा दिया। ओके बिकॉज वो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत बेसिक से चैप्टर्स है। ओके और उसका 12th के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, सर्विस सर को मैं कह दूंगा वो आपका भी 12th 13 जो है वो करवा देंगे। ठीक है ओके सर। चलो ओके तो यहाँ तक रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। ओके Bye, टाइम sir. बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय।